क्या आपके कंधे में भी दर्द रहता है? क्या कंधे के दर्द की वजह से आपकी भी रात की नींद खराब हो जाती है? क्या आपका कंधा स्टिफ हो गया है? तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। आई एम एन इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जिसे हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं या पेरीआर्थराइटिस बोलते हैं। तो अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनका कंधे का जो फंक्शन है पूरी तरह नहीं हो पाता है। वो पूरी तरीके से कंधे को ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सकते। वैसा करने पे उनको एक करंट की तरह कंधे के अंदर एक दर्द का एहसास होता है। ये जो मरीज होते हैं जनरली एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर की बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो आखिर ये फ्रोजन शोल्डर है क्या? तो इस मॉडल में हम शोल्डर की एनाटॉमी समझते हुए समझेंगे कि फ्रोजन शोल्डर एक्चुअली होता क्या है। तो इस मॉडल के जरिए हम पहले समझते हैं कि शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। तो आप यहां देख सकते हैं, दिस इज योर अपर आर्म बोन जिसे हम ह्यूमरस बोलते हैं, दिस इज योर विंग शेप बोन जिसे हम स्कैपुला बोलते हैं, एंड दिस इज योर कॉलर बोन और क्लेविकल। तो एक शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये तीन बोन्स के मिलने से बनता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मसल्स रहते हैं और उनके कंटिन्यूएशन में टेंडन्स रहते हैं जिसे हम रोटेटर कफ टेंडन्स बोलते हैं। रोटेटर कफ टेंडन्स बहुत कॉमनली एथलीट्स में और जो कुछ गेम्स खेलते हैं उनमें कॉमनली इंजर्ड हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, देयर आर सम लिगामेंट्स व्हिच हेल्प इन कीपिंग द बोन्स टुगेदर। देन देयर इज अ कैप्सूल, शोल्डर जॉइंट कैप्सूल, which basically covers your shoulder joint, and then there are some bursa, there are some vessels, there are some nerves। तो ये सब मिला के एक शोल्डर जॉइंट कॉम्प्लेक्स बनता है। Now अभी हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपकी जो शोल्डर जॉइंट कैप्सूल है वो थिक हो जाती है। जब वो थिक हो जाती है तो डेफिनेटली जो शोल्डर की मूवमेंट है दे विल स्टार्ट गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड। इसको अगर एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाऊं, अगर आप लार्ज साइज का शर्ट पहनते हैं और आपको एक मीडियम साइज का शर्ट पहनने के लिए दिया, then you will feel a bit stiff, you will not be able to do the free movements, and that is what exactly happens in frozen shoulder or adhesive capsulitis. The shoulder capsule becomes thick over a period of time and that leads to the development of the फ्रोजन शोल्डर। तो अभी हम जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर होने का एक्चुअली कारण क्या है। तो व्हाट इज द इटियोपैथोजेनेसिस? तो देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इनसाइड द शोल्डर जॉइंट। फर्स्ट इज द इन्फ्लेमेशन। सो किसी कारणवश अगर शोल्डर जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन आती है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये इन्फ्लेमेशन सेटल नहीं हो पाती, then there is a component of development of fibrosis and the thickening of the capsule. So ये दो components होने के वजह से there is pain and secondly there is development of stiffness, which are the main clinical features of the frozen shoulder patients. So what are the risk factors? कौन से टाइप के मरीजों में ये commonly देखा जाता है? So first is age more than 40 years. So जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे चांसेस होते हैं कि आपको आपकी लाइफ में कभी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर आप मेल्स एंड फीमेल्स को कंपेयर करें तो फ्रोजन शोल्डर इज मोर कॉमन इन फीमेल्स कंपेयर टू दी मेल्स। नाउ देयर आर सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज मेलाइटिस, लाइक थायराइड हाइपो और हाइपरथायरॉइडिज्म, which actually predispose the patients to the development of adhesive capsulitis. One more important factor which basically leads to development of frozen shoulder is immobilization of shoulder, which can be because of any reason. Like if you have got injury to the rotator cuff tendons and you are not able to move your shoulder, तो आप अगर अपना हाथ हिला नहीं पा रहे या आपकी सर्जरी हो गई है अपर आर्म की और आपको 4 से 6 हफ्ते के लिए जो शोल्डर है या अपर आर्म है वो बैंडेज करके रखा हुआ है, या फिर आपको स्ट्रोक हो गया है and because of the paralysis you are not able to move your shoulder. So इस तरीके की कंडीशंस जहां पे आपकी शोल्डर की मोबिलिटी कम हो जाती है, ऐसे कंडीशंस में भी एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Now what are the clinical features of adhesive capsulitis? So clinical features of adhesive capsulitis को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर फ्रीजिंग स्टेज, नेक्स्ट इज योर फ्रोजन स्टेज एंड थर्ड इज द थॉइंग स्टेज। So what is the freezing stage?
As I told you, the frozen shoulder basically starts with development of inflammation inside the shoulder. So shoulder के अंदर किसी कारणवश अगर inflammation develop होता है, उस टाइम पे पेशेंट के मेनली जो कंप्लेंट्स होते हैं इज सिवियर पेन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर. दिस मे बी एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ नाइट पेन. रात के वक्त पेशेंट को बहुत सिवियर पेन होता है. रात के टाइम अगर कुछ मूवमेंट हो जाता है, जर्क लग जाता है शोल्डर में, पेशेंट गेट विद सिवियर पेन. नाउ एज दिस कंडीशन प्रोग्रेसेस, it goes into the frozen state. So I've told you in etiopathogenesis that from inflammation to fibrosis. So the development is from inflammation to fibrosis. When there is fibrosis happening inside the shoulder joint, then the patient will start complaining of restriction of shoulder movement. तो आपने देखा होगा कि मरीज जो है वो इसके ऊपर सामने से या साइड से इसके ऊपर हाथ नहीं उठा पाता. उनका जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. सो इस तरीके के मूवमेंट्स, जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स है, वो फ्रोजन स्टेट ऑफ एडिजिव कैप्सुलाइटिस में देखे जाते हैं. इस स्टेज में मरीज का जो दर्द है वो फ्रीजिंग स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड इट इज मोर ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ शोल्डर मूवमेंट व्हिच इज द मेन कंप्लेंट. दिस इज बेसिकली फॉलोड बाय द स्टेज ऑफ थॉइंग, in which the patient starts experiencing some kind of relief in the symptoms of frozen shoulder. So these are the various stages, and if we actually don't do anything to the patient, if we don't treat, then the patient may actually, you can say, start getting relief after a period of 2 years, 3 years, 4 years, we don't know. So for the duration for which the frozen shoulder will last, we don't know. And after that, when the thawing stage starts, the patient will start experiencing relief. Now, what about the treatment of adhesive capsulitis or frozen shoulder? So the treatment for frozen shoulders always starts with some medications, which the most commonly used medications are your anti-inflammatory medications like the non-steroidal anti-inflammatory drugs. We may add some muscle relaxants so that जो आपकी मांसपेशियां हैं शोल्डर के आजू बाजू में वो थोड़े रिलैक्स हो जाएं. अगर इसका inciting event कोई tendon injury है, then we also add some kind of collagen supplements for these kind of patients. Now medications are combined with some kind of physiotherapy. Now physiotherapy exercises are mainly targeted to improve the range of motion of these patients. So जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे जो आपकी शोल्डर कैप्सूल है वो टाइट हो जाती है. अगर हम इनका सही तरीके से मोबिलाइजेशन करेंगे, then the range of motion gradually improves in these kind of patients. Physiotherapists also use some kind of modalities like ultrasound and lasers, जो कि शोल्डर के अंदर की सूजन को भी कम करते हैं. बट अगर आपके मेडिकेशंस एंड फिजियोथेरेपी से ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 weeks or 4 weeks आपको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा है, then we go one step higher and we try some kind of minimally invasive pain and spine interventions which are called as MIPSI interventions. Now the MIPSI interventions which are done in these adhesive capsulitis patients, there are 2-3 things that are tried in these patients. So one is your capsular hydrodilatation. So basically what is that procedure? As we said कि आपकी जो शोल्डर की कैप्सूल है इन फ्रोजन शोल्डर में थिक हो जाती है, टाइट हो जाती है. तो basically in capsular hydrodilatation we put a needle inside your joint, inside your capsule, and then we hydrodilate it with good amount of normal saline. So हम अंदर से जब वो डायलेट करते हैं तो आपकी जो कैप्सूल है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है. And then followed by this we combine it with physiotherapy mobilization exercises. So ऐसा देखा गया है कि over a period of 1 to 2 weeks there is very good improvement in the range of motion and also reduction in the pain following this capsular hydrodilatation procedure. कुछ patients रहते हैं जिनमें range of motion बहुत ही ज़्यादा restricted हो जाता है. And secondly, उनके muscles भी बहुत ज़्यादा weak होते हैं. The muscular component of the pain is also there. So in these kind of patients, I generally combine what is called as pulsed radio frequency ablation of the suprascapular nerve. So suprascapular nerve is a nerve which is present here. You can see there is a gap here inside the scapula of the shoulder joint complex, and this basically supplies your 70% of the shoulder joint. So when we do pulse radio frequency ablation, it basically neuromodulates or modifies the pain signals which are passing through this nerve from the shoulder joint. So that significantly helps in reduction of pain
and also helps in improvement in the range of motion of these patients. We also combine some kind of bursa injection like SS bursa injection, biceps tendon injection, depending on what are the findings that we get on our ultrasonographic evaluation. अभी मैं आपको बताऊंगा कि जीविशा पेन क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड की मदद से कैसे एडिजिव कैप्सुलाइटिस पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये जो पेशेंट थे हमारे, उनको बेसिकली रोटेटर कफ टेंडन का टियर था। यू कैन सी हियर दैट देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन द फाइबर्स ऑफ द रोटेटर कफ टेंडन, और इस टेंडन की इंजरी के वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मरीज को एडिजिव कैप्सुलाइटिस डेवलप हो गया था। तो यहाँ पे टिपिकली जो एडिजिव कैप्सुलाइटिस का फीचर होता है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ सबस्कैपुलरिस टेंडन एंड दिस इज द बाइसेपिटल ग्रूव। तो यहाँ पे सबस्कैपुलरिस टेंडन जो है उसका मूवमेंट जो है वो हार्डली 90 to 100 डिग्रीज तक जा रहा है। इट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट, एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द कैप्सूल एंड सम ऑफ द लिगामेंट्स लाइक द कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। सो हियर just above this biceps tendon sheath and above this ligament is a coracohumeral ligament, and there is thickening of this ligament. So these kind of features can be identified under ultrasonic guidance, and then we can exactly know what are the factors which are causing the problem for the patient, and then we can go ahead with planning the treatment of the patient. So आई होप कि इस वीडियो में आपको फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन मिली होगी। कौन कौन सी नई तकनीकें अभी मेडिकल फील्ड में आ गई हैं जिससे हम ये वाली कंडीशन मोर इफेक्टिवली विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, एंड दैट ऑल्सो विदाउट एनी काइंड ऑफ सर्जरी। So thank you very much once again for visiting our YouTube channel and watching this video. I hope we'll continue to upload such kind of educational videos in the future. Hope you subscribe to our channel. Thank you.